नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 11 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर ले लेना, क्योंकि उसके नीचे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैं जो भी डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके करवाऊंगा वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। लगभग पिछले 4 महीने से मेरी डेली करंट अफेयर की प्रतिदिन क्लास होती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस श्रृंखला में जुड़ जाओ। डेली के 20 मिनट निकाल लिया करो, करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज अपन क्या करेंगे, 11 जनवरी 2025 का करंट अफेयर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। जो मुंबई मैराथन है उसका राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में सब पूछा गया है। तो उससे पहले कुछ चीजें आप जान लेना। ये मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण आयोजित होने वाला है। कौन सा संस्करण, 20वां संस्करण। कहाँ से ये शुरू होगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ये शुरू होने वाला है। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है मोफरा को। किसको, मोफरा। मोफरा को आप जानते हो, ये 4 बार के ओलंपिक विजेता है और 6 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं मोफरा, और उनको मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और ये कहां से शुरू होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होने वाली है। इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मैराथन के अंदर 60,000 धावक भाग लेंगे। कितने, 60,000 धावक इस मैराथन के अंदर इस साल भाग लेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसीलिए एक महान हस्ती जो 4 बार के ओलंपिक विजेता है, 6 बार के विश्व चैंपियन है, मोफरा को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत किस वर्ष संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, जिसको CSPOC बोला जाता है, उसकी मेजबानी करेगा। ये भाई कल इस चीज का पता लगा है। कल ही लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने ये चीज की है, इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 2026 के अंदर भारत संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, जिसको CSPOC बोला जाता है, उसकी मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज इंपॉर्टेंट नहीं है, आगामी 1 वर्षों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 में जब ये मीटिंग होगी तब भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो इसको लेकर कल एक खबर आई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की थी कि भारत 2026 के अंदर संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, जिसको अपन CSPOC बोला जाता है, उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, उस मेजबानी के अंदर भारत विशेष रूप से क्या करने वाला है, संसदीय प्रक्रियाएं जो है, संसद के अंदर जिस प्रक्रिया से काम होता है उसके अंदर AI और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बार की मीटिंग के अंदर कौन करेगा, 2026 के अंदर भारत करेगा। कौन सा सम्मेलन, 28वां सम्मेलन। इसके अंदर मुख्य उद्देश्य भारत क्या रखेगा, भारत मुख्य उद्देश्य यह रखेगा कि जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया को किस प्रकार यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस सम्मेलन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और समावेशी शासन को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत ये जो सम्मेलन है ये 4थी बार कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, 4th टाइम, 4थी बार ये सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो इससे पहले कब कब किया है, 1970 का किया था एक। तो देखो 4 बार ही किया है। ऑप्शन के अंदर कितने ऑप्शन आते हैं, प्रत्येक MCQ के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये ऑप्शन लिखवाने दो मेरे को। 1986 और 2010 के अंदर और हुआ था, और अब एक नया कब हो रहा है, 2026 के अंदर। अब आपसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है, संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन, जिसको CSPOC के नाम से जाना जाता है, अब तक भारत ने 4 बार कंडक्ट करवाया है। किस ईयर कंडक्ट नहीं करवाया है, तो ये 4 ईयर आपको याद होने चाहिए। 1970 में करवाया था, 1986 में करवाया था, 2010 में करवाया था, और 2010 के बाद में 26 वर्षों बाद 2026 के अंदर करवाने वाले हैं। 28वां जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी भारत करेगा, और इसके अंदर संसदीय प्रक्रियाओं में AI और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहां शुरू हुआ। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन है वो कहां पर शुरू हुआ है भाई, रायपुर के अंदर शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। सर एक्चुअल के अंदर ये है क्या, ये एक प्रोग्राम होने वाला, उसकी थीम है वाटर 360 डिग्री। भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन है, जिसकी थीम है जल 360 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, अब आपको लिखना पड़ेगा वरना आप समझ नहीं पाओगे। भारतीय जल कार्य संघ, मैंने एक तो ये बोला। जो भारतीय जल कार्य संघ है उसका 57वां वार्षिक सम्मेलन है। क्या है, 57वां।
उसकी थीम है, क्या है उसकी थीम? वाटर 360 डिग्री। ये है पूरा मैटर भाई। मैटर क्या है? भारतीय जल कार्य संघ, उसका 57वां वार्षिक सम्मेलन है जिसकी थीम है वाटर 360, और ये कहां पर आयोजित होने वाला है? रायपुर के अंदर ये आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसके लिए रायपुर का है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके अंदर जल संरक्षण एवं जल मैनेजमेंट और भावी पीढ़ियों के लिए जल को कैसे बचाया जाए उस पर कार्य किया जाएगा। 3 दिन तक ये होने वाला है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जल प्रबंधन और संरक्षण नीतियों को बढ़ावा देना। भारतीय जल कार्य संघ इसको आयोजित करवा रहा है। 57वां ये वार्षिक सम्मेलन है, थीम है वाटर 360 डिग्री, और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जल प्रबंधन और संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो जो 21वें क्रम का थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस बार का जो ये 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव मुंबई के अंदर आयोजित हुआ था, उसके अंदर 61 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ था। इसका मतलब क्या था? इस कार्यक्रम के अंदर 61 फिल्मों को दिखाया गया था। दक्षिण कोरिया इसके अंदर फोकस देश था। हर बार ये पूछा जाता है, इसका फोकस देश ही इंपॉर्टेंट है। इस कार्य जो ये महोत्सव होता है उसका फोकस देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया। इस बार का क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव के अंदर फोकस देश कौन सा था? तो दक्षिण कोरिया था। ठीक है, जहां पर 6 फिल्में दिखाई गई थी। दक्षिण कोरिया में कितनी? 6 फिल्में दिखाई गई थी। टोटल 61 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ था। जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो इसी कार्यक्रम के अंदर किया गया था। तो ये दोनों पुरस्कार आपको विशेष ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया था, एक रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था। दोनों ही पुरस्कार 21वें थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव के अंदर दिए गए थे, जिसका आयोजन मुंबई के अंदर हुआ था। इसके अंदर टोटल 61 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। दक्षिण कोरिया को फोकस देश के रूप में चुना गया था और जहां पर 6 फिल्में दिखाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूआर कोड आधारित नागरिक फीडबैक प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है वो क्यूआर कोड आधारित नागरिक फीडबैक प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना है। इसका मतलब क्या हुआ? तेलंगाना पुलिस है ना, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। क्या वो ऐप लॉन्च किया है? प्रत्येक आम नागरिक तेलंगाना का उस एप्लीकेशन पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करके पुलिस की सेवाओं से वो कितना संतुष्ट है, पुलिस के बारे में वो क्या विचार रखता है, उसका प्रदर्शन कर सकता है। जैसे आप इस चौराहे से गए, पुलिस ने आपको रोका, आपका चालान काट लिया या आपसे रिश्वत ले ली, तो आप उस ऐप पर जाकर फीडबैक दे सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और तेलंगाना पुलिस की जो जवाबदेही है वो कितनी कहाँ तक सही है। इसलिए जनता पुलिस को जज कर सके, इसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। क्यूआर कोड आधारित है, क्यूआर कोड को आप स्कैन करके उसको रेटिंग दे सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, तेलंगाना आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यूआर कोड और एक समर्पित कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप कर सकते हो। इसके लिए एक अलग से कॉल सेंटर भी बनाया है जहां पर आप कॉल करके भी बता सकते हो। इसके माध्यम से एफआईआर, पंजीकरण, ट्रैफिक ई चालान, याचिका, पासपोर्ट सत्यापन जैसी सेवाओं के फीडबैक दिए जा सकते हैं। आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हो तो पुलिस आपसे कैसा बिहेव कर रही है, अगर आपकी पुलिस ने कोई याचिका है तो कैसा पुलिस बिहेव कर रही है। ठीक है, एफआईआर, अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने जा रहे हो तो पुलिस आपके खिलाफ कैसा कार्रवाई करती है, आपके साथ कैसा बिहेवियर करती है, उस सब का फीडबैक आप दे सकते हो इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, और इस पहल को, ये जो क्यूआर कोड आधारित नागरिक फीडबैक प्रणाली लागू हुई है, इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए पुलिस खुद से प्रचार प्रसार कर रही है। ठीक है, प्रचार प्रसार के अंदर क्या किया जाता है, जो पुलिस थाने हैं उनके माध्यम से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और इसका प्रबंधन किसको दिया है? सीआईडी को इसका प्रबंधन दिया है। ठीक है, सीओई सीआईडी है तेलंगाना के अंदर, उसको इसका मैनेजमेंट दिया है इस एप्लीकेशन का, इस क्यूआर कोड का। जितने भी थाने हैं उसके अंदर ही पोस्टर लगाएंगे, वहां पर जो लोग जाएंगे उनको दिखाएंगे कि आप इस पर जाके फीडबैक दो। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्टिन गुप्टिल किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? प्रत्येक भारतीय जानता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सेमीफाइनल महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया था, तो वो थ्रो इन्होंने ही मारा था, मार्टिन गप्टिल ने, आप जानते होंगे। बाकी देखो, बहुत ही शानदार फील्डर है न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल, और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। कैसे? विस्फोटक बल्लेबाज हैं। एक ब्रेंडम मैकुलम खेलते थे और एक ये खेलते थे मार्टिन गप्टिल।
मार्टिन गप्टिल जब भी बैटिंग करने आते, ओपनिंग के अंदर बैटिंग करने आते थे, ओपन करते थे न्यूजीलैंड की तरफ से, आते ही दे दराज जबरदस्त पिटाई करते थे गेंदबाजों की। इन्होंने 2015 का वर्ल्ड कप है जिसके अंदर 237 रन नाबाद पारी खेली थी, ठीक है। तो वनडे विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसके नाम है? मार्टिन गप्टिल के नाम है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 38 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया है। 14,000 से अधिक रन है इनके, 23 शतक है वनडे के अंदर। 14 साल से ये क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अगर न्यूजीलैंड के आज तक के सारे खिलाड़ियों की लिस्ट देखी जाए तो ये तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, मार्टिन गप्टिल। और ऐसा है कि जो इनके पैर है ना, एक पैर के अंगुलियां नहीं हैं, फिर भी फील्डिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिखने में कैसे दिखते हैं? तो आपने हेनरी क्लासिक को देखा है? हेनरी क्लासिक जो साउथ अफ्रीका के अंदर खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हेनरी क्लासिन खेलते हैं, याद होगा ना वो T20 फाइनल। वो तो ठीक है, हार्दिक पांड्या ने कैच आउट करवा दिया उनको, अदरवाइज वो कैसे कुटाई कर रहे थे। वो हेनरी क्लासिन और ये एक जैसे ही दिखते हैं, सेम सेम सी आंखें हैं इनकी। हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है भाई? वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और उनका नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनके नाम पर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसको HIPA बोलते थे, हिपा बोलते थे, उनका नाम बदलकर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दे दी है हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने, ठीक है। अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो योगदान दिया है उसकी याद के अंदर ये नाम चेंज किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो मीटिंग हो रही थी ना मंत्रिमंडलीय, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किया गया था, इसी मंत्रिमंडलीय बैठक के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैसला और लिया गया था, जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए, या यूं कहूं किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया था कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल, जिसको STF बोला जाता है, उसकी स्थापना भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इसी मीटिंग के अंदर की थी। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसको HIPA बोला जाता था, उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत विशाखापट्टनम में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब है, उसकी नींव रखी है। कहां पर? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करना है और 1500 TPD हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इस पहल के तहत आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसको 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना लग रही है। आंध्र प्रदेश सरकार को लग रहा है कि अपने जब ये यहाँ पर इस मिशन को अपन शुरू करेंगे तो 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ जाएगा। उससे क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होंगे। भाई कहीं भी इंडस्ट्री लगती है तो क्या होता है? उस राज्य के अंदर रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन, भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हरित हाइड्रोजन हब है वो विशाखापट्टनम के अंदर स्थापित होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 20 गीगावाट। तो क्या रहेगी? अक्षय ऊर्जा, यानी हरित हाइड्रोजन है फिर भी अक्षय ऊर्जा के साथ में हरित हाइड्रोजन और उत्पादित किया जाएगा जो कि 1500 TPD होगा। कितना? 1500 TPD क्या होगा? हरित हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको सारी चीजें। और जब ये इस पहल को शुरू किया जाएगा तो 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 1.85 लाख करोड़ रुपए, आप ध्यान रखना। ये सारी चीजें हैं और इसके लिए नींव रख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इसकी नींव रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने क्यूबा को किस प्राकृतिक आपदा के बाद मानवीय सहायता प्रदान की है? क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा बोला जाता है, क्यूबा देश कहां पर है आपको पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे कैरेबियाई द्वीप समूह है जहां पर छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। वहां पर ये एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा द्वीप। ठीक है, वहां पर अभी तूफान आ गया था राफेल नाम का। क्या आ गया था? राफेल तूफान आ गया था, जिसके चलते भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है। तूफान राफेल जो है वो मेक्सिको की खाड़ी में नवंबर का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये आपको चीज पता होगी, पढ़ा होगा आपने नवंबर के करंट अफेयर में। मैंने आपको पढ़ाया था जो तूफान राफेल है वो मेक्सिको की खाड़ी में नवंबर का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, उस चक्रवात के चलते क्यूबा में भारी नुकसान हुआ। क्यूबा को मदद की आवश्यकता थी,
तो इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, जो ये तूफान राफेल आया था, इसने पनामा के अंदर, जमैका, क्यूबा, केमेन द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी तट था वहां पर नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अपन किसकी मदद कर रहे हैं? केवल क्यूबा की मदद कर रहे हैं। क्यूबा गणराज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, मैंने आपको बताया है, जो नीचे स्थित द्वीप समूह है वहां पर है, उत्तरी कैरेबियाई सागर के अंदर और मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जहां पर मिलते हैं वहां पर ये द्वीप है। इसकी राजधानी कहां पर है क्यूबा की? पूछा जा सकता है, अभी खबरों में है तो हवाना इसकी राजधानी है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। यहां पर मुद्रा की बात की जाए तो क्यूबा पेसो मुद्रा है, क्यूबा पेसो मुद्रा है, राजधानी हवाना है, और मैंने इसकी लोकेशन आपको बता दी है। राफेल की मदद, राफेल के अंदर जो तूफान आया था, क्या तूफान राफेल, उससे यहाँ पर भारी नुकसान हुआ था, तो मानवीय सहायता प्रदान की है भारत ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया भाई डॉक्टर साहब को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद इनका नाम है और इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। एक्चुअल के अंदर ये कहाँ पर है? ये भी सऊदी अरब के अंदर एक डॉक्टर हैं, भारत के हैं लेकिन सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं, भारत से सऊदी अरब में गए तो वो वहाँ पर क्या हो गए? प्रवासी हो गए, तो इसीलिए इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत के होकर भारत से बाहर कुछ रोजगार वगैरह के लिए बाहर रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है भारत की ओर से दिया जाने वाला प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है, जो कि सऊदी अरब के अंदर एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, 45 वर्षों से ज़्यादा उनको टाइम हो गया है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा और सामुदायिक कल्याण के रूप में इनको जाना जाता है, मतलब इनकी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य रहता है स्वास्थ्य सेवा करना, शिक्षा देना लोगों को, और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देना। अभी कोविड-19 के दौरान हज चिकित्सा कार्यक्रम इन्होंने चलाया था। ठीक है, यानी हज जो जा रहे थे उनमें से अगर कोई बीमार है तो उनको फ्री में ये ट्रीटमेंट देते थे डॉक्टर साहब, कोविड-19 कोरोना के टाइम, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी वर्तमान के अंदर ये सऊदी अरब के अंदर एक पद पर भी है, सऊदी भारतीय हेल्थ केयर फोरम के उपाध्यक्ष है वर्तमान में। क्या है? सऊदी भारतीय हेल्थ केयर फोरम के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद इनका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे क्या? ये था भाई 11 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा? नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। बाकी अपनी एक श्रृंखला चल रही है, आपको पता होना चाहिए किस नाम से, उसके अंदर अपन एमसीक्यूज कर रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। उसके अंदर अपनी इंडियन पॉलिटी चल रही है, जिसकी 3 क्लास हो गई है और आज चौथी क्लास है। उन 500 क्वेश्चंस के माध्यम से अपन कंप्लीट इंडिया पॉलिटी को कवर कर लेंगे। क्या सर ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। आप एक बार जाकर उन 3 क्लासेज को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप आना वापस, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, 500 क्वेश्चंस के माध्यम से इंडियन पॉलिटी को कवर करना संभव है। ठीक है, तो आप उस क्लास को देखिए। जब तक मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।